बच्चे थे, साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन गरीब परिवार से थे, पैसे नहीं थे साइकिल खरीदने के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन के लिए साइकिल चाहिए होता है, स्पोर्ट्स साइकिल, वो काफी महंगी होती है। तो ये खबर जब बिहार तक ने दिखाई तो राकेश पांडे जी तक ये बात पहुंची और राकेश पांडे जी ने उन दोनों ही बच्चों को नई साइकिल जो है वो गिफ्ट दिया, उन्हें मदद पहुंचाई। मैं कहीं पढ़ रही थी कि मोतिहारी में आप बस की छत पर ट्रैवल किया करते थे। कई आर्टिकल्स आपके बारे में पब्लिश हुए हैं और तरह तरह की बातें लोग लिखते हैं। जो बिहार के लोग हैं उनको काफी अच्छा महसूस होता है कि बिहार का कोई शख्स है जो आज यहाँ तक पहुंच गया। तो बस के छत पर से सफर करते हुए आज प्लेन पर सफर करना और विदेश में बैठ के अपने मिट्टी के लोगों को मदद करना, ये सफर कैसा रहा? कैसे बस की छत से आज यहाँ तक का सफर कैसा रहा? तो मैंने अगर 100 रुपए किसी को आज, जैसे उस बच्चे की साइकिल थी ना, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। हम लोग इसको बड़े, आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। एंड ये डेस्टिन था कि उस बच्चे की जरूरत को एक समाचार पत्र या एक बिहार तक जैसे अब टीवी चैनल दिखाएगा और राकेश पांडे का दिल तुरंत आ जाएगा और वो तुरंत पैसे भेज देंगे। मैं आपके टीवी चैनल माध्यम से भी बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा अपने किसी भी लाइन कोट करता हूं तो उसमें लिखता हूं जय हिंद जय चंपारण। मतलब मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं हिंदुस्तान का जय चाहता हूं, और मैं चंपारण का हूं तो मैं चंपारण का जय चाहता हूं। नमस्कार, प्रणाम बिहार तक के सभी दर्शकों को। बिहार तक देख रहे हैं आप और बिल्कुल नए अंदाज में, ये आपने भी नोटिस किया होगा और हम भी आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि हम बिल्कुल नए अंदाज में आपके सामने पहुंच चुके हैं। और बिहार तक की कोशिश रहती है कि बिहार की मिट्टी से वो लोग जो देश दुनिया में बड़ा नाम कर रहे हैं, और नाम ही नहीं कर रहे हैं, अपनी मिट्टी का कर्ज भी अदा कर रहे हैं, उनको आपके सामने लेकर आए, उनसे आपको रूबरू कराएं, उनके बारे में आपको परिचित कराएं, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो गुमनाम हैं और गुमनामी में रहकर ही समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए राकेश पांडे जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक की टीम को और आपको भी। कैसे हैं फिलहाल आप? कहाँ? मैं दुरुस्त हूँ। मैं एक्चुअली अभी दुबई में हूँ। मेरा एक एक्सपो 2020 चल रहा है, तो हमारा भी एक कार्यक्रम था। तो सर शुरुआत से शुरू करते हैं। कई लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, कई लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, तो उनको बताते हैं पहले कि आप पश्चिम चंपारण से आते हैं, मोतिहारी, अगर टू बी प्रिसाइज कहूँ तो पूर्वी चंपारण से मोतिहारी से आता हूँ। माफ कीजिएगा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आप आते हैं और आपकी लगातार कोशिश होती है, चाहे हम कोविड काल के दौरान देखें जब ऑक्सीजन की मारामारी थी चारों तरफ और लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, चाहे कैंसर पेशेंट्स के लिए काम हो, या समाज को जब भी मौका मिलता है आप कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए सर, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है और क्यों आपने सोचा कि मुझे ये दायित्व निभाना चाहिए? नहीं, देखिए, इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह ये है कि हम लोग भी लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और गांव में पले बड़े हैं। कुछ दिनों तक तो गांव में रहना हुआ है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत नजदीक से देखा है। तो कहीं ना कहीं ये पता है कि समस्या जब होती है तो आदमी किस दौर से गुजरता है और उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, क्योंकि जिसको आप फेस करते हैं, जिसका आपने टेस्ट लिया है, आप उसी के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। और दूसरी क्या है कि एक बहुत बेसिक सी अवधारणा है, मेरी अपनी एक प्रिंसिपल्स है कि जिस समाज से आप आते हैं, जैसे हम लोग गांव से शुरू किए, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में सर्वोत्तर गांव है, तो वहां से शुरू करके अभी दुनिया के कई देशों में अपना काम है। तो जिस सोसाइटी से आप एक्चुअली बिलोंग करते हैं वो आज भी मेरी वो सोसाइटी, वो गांव ही है। ये अलग बात है कि हम लोग आज दूसरे शहर में या दूसरे देशों में अपना मुकाम बना चुके हैं, बट एक्चुअल में मैं अपने आप को उसी सोसाइटी से अपने आप को बिलोंग करता हूँ। तो जिस सोसाइटी से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, उसके प्रति आपका एक दायित्व होता है जी। और आपको बनाने में उस सोसाइटी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपको पे बैक करना होता है, आपको वो कर्ज वापस चुकाना होता है। सो एक बेसिक यही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो कर्ज चंपारण का मेरे ऊपर है, या मेरे गांव का मेरे ऊपर है, या मेरे गांव के लोगों का मेरे ऊपर है, जो संस्कार उन लोगों ने दिया है या जो सोच दी, या बिहार है तो बिहारी है, तो जो बिहारीपन आया वो कहाँ से आया? वो बिहार से आया। तो आपको रिटर्न करने का एक माध्यम है, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके रिटर्न करते रहते हैं। ये जो सफर रहा, मैं कहीं पढ़ रही थी कि मोतिहारी में आप बस की छत पर ट्रैवल किया करते थे। कई आर्टिकल्स आपके बारे में पब्लिश हुए हैं और तरह तरह की बातें लोग लिखते हैं। जो बिहार के लोग हैं उनको काफी अच्छा महसूस होता है कि बिहार का कोई शख्स है जो आज यहाँ तक पहुंच गया। तो बस के छत पर से सफर करते हुए आज प्लेन पर सफर करना और विदेश में बैठ के अपने मिट्टी के लोगों को मदद करना, ये सफर कैसा रहा? कैसे बस की छत से आज यहाँ तक का सफर कैसा रहा? देखिए, ये तो सफर करने वाले को भी नहीं मालूम है कि ये सफर यहाँ तक कैसे होगा।
शुरुआती दौर में हमारे गांव से, जो हमारा गांव था, वहां से शहर मोतिहारी जो हेडक्वार्टर है, वहां जाने में भी आपको सोचना पड़ता था, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप वहां जाके खाना खा सके, ढंग से रह सके। या फिर बाद में जब थोड़े बड़े हो गए, बाबूजी थोड़ा पैसा कमाने लगे, तब भी आपको ये सोचना था, क्योंकि देखिए लो मिडिल क्लास फैमिली को सोचना पड़ता है, वो ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकते। और वहां से फिर ये सफर शुरू हुआ, फिर बिजनेस शुरू हुआ। अभी आप किसी भी दुनिया के कोने में 6-7 घंटे में आप लंदन से दुबई पहुंच सकते हैं, दुबई से आप फिनलैंड जा सकते हैं। तो ये सफर अच्छा लगा, अभी भी मुड़ के देखता हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन ये सफर हुआ कैसे, ये मुझे खुद नहीं पता है। ये सफर ये चलते चलते हो गया। आप मॉडेस्ट हो रहे हैं, आपको अपने संघर्षों को सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इंस्पायर तो लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए बेसिकली एक जुनून था, बचपन से था कि भाई बाहर जाना है, पैसे कमाना है। आप अपनी माँ से जैसे पेड़ा खरीदने के लिए आप पैसे मांगते हैं, तो वो कहती है नहीं आज नहीं देंगे, और अगर देंगे तो इस 10 रुपए में से 5 रुपए वापस लेके आना है। जैसे आपके यहाँ सोन पापड़ी बेचने के लिए कोई आया तो आप घर में खोजते हैं कि क्या चीज हो, कोई टूटी फूटी पुरानी कोई लोहे का सामान मिल जाए तो देख के उसको आप सोन पापड़ी खरीद लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो कमी है, जो फाइनेंशियल कमजोरी है या मजबूत नहीं है आप, तो वो आप, मेरे लाइफ में वो चीज मुझे ड्राइव करती थी, मतलब मुझे वो प्रेरणा देती थी कि मुझे और बड़ा करना है, और बड़ा करना है। जैसे दूसरे को, कभी हमारा एक चौक था, वहां पे बस पकड़ने के लिए खड़े रहते, तो वहां कोई जीप वगैरह जाती थी तो या रुकती थी, तो मैं उसके ड्राइवर से पूछता था ये कितने की मिलती है। तो मुझे ये इच्छा थी कि मैं इसको ओन करूं, मैं इसको खरीदूं, मैं उसमें एज ए टैक्सी लेके मैं जा सकता था। तो एक होता मेरे अंदर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर आदमी के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आपको चीजों को पाने की हसरत होनी चाहिए आपके, और अगर आपके अंदर हसरत है, आप शिद्दत से उस पर काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि देखिए आज मेरा सफर हो गया यहाँ तक, तो लोग मेरे बारे में बहुत कुछ लिखते भी हैं, बहुत कुछ कहते भी हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सफर का जो 10-20 साल है, 25 साल है, वो कैसे गुजरा होगा, कितना मुश्किल दौर रहा होगा। जब आप आज भी बिजनेस बड़ा हो गया तो भी आपको दौड़ना है, मतलब आपकी दौड़ रुकती नहीं है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने जुनून के पीछे भागना होता है। तो मैं चाहूंगा सब लोग ऐसे ही भागे और वापस बिहार को कुछ ना कुछ वापस पे करें। इस 15-20 साल के इस सफर के बारे में मैं और विस्तार से जानना चाहूंगी। उसके पहले मैं ये जानना चाहती थी सर कि आज जब मतलब आप अपने बारे में ये सारी चीजें सुनते हैं और इंटरव्यू देते हैं, तो वो पुराना जो दिन था वो क्या फ्लैशबैक में आता है, कहाँ से सफर की शुरुआत हुई थी और आज? देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हिंदुस्तान अखबार में मैंने एक कविता लिखी, मैं उसमें 10th क्लास में था, तो किसी ने कहा मैं हिंदुस्तान अखबार में उसको छपवाना चाहता था। वजह ये थी कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ये अच्छा लगता है कि आपको अखबार में, आपको टीवी पर आपको लोग पहचाने, हर व्यक्ति को अच्छा। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मेरा भी कहीं एक आर्टिकल छप जाता या मेरी कविता छप जाती तो मैं लोगों को दिखाता। मैंने वो जमा करवाया और मुझे लगता है मैं 1-1.5 महीने तक हिंदुस्तान अखबार खोजता रहा संडे के संडे, लेकिन किसी में भी छपा नहीं। तो ये अच्छा तो लगता है, देखिए हर व्यक्ति को अच्छा लगता है अपने आप का अप्रिशिएशन। सोसाइटी जब आपको अप्रिशिएट करती है तो अच्छा लगता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो या सड़क पे हो तो लोग पहचानते हैं कि ये ब्रावो वाले हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर क्या लगता है कि नहीं, सिर्फ अच्छा लगना एक हिस्सा है कहानी का जी। मेरे अच्छाई से उनको क्या लाभ हुआ, मेरे बड़ा बनने से उनको क्या लाभ हुआ, तो मेरे बड़ा बनने से उनको अगर लाभ होता है तो ज्यादा अच्छा। सर मैं इसी पर आऊंगी। आपने कहा कि बड़े होने में केवल अच्छी बात नहीं है, बड़े होने के बाद आप उसे कैसे पे बैक करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या ये भी आती है ना सर कि ये तो ह्यूमन मतलब बिहेवियर है कि कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मतलब कुछ भी कभी काफी नहीं होता हमारे लिए, चाहे कितनी दौलत जमा कर ले, कितनी भी शोहरत हो। हमें लगता है कि 10 रुपए भी अगर इस इंसान को दे रहे हैं तो यार वो हमारा ही 10 रुपए कट रहा है, मतलब लोग ऐसे होते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो उस बिहेवियर को ओवरकम करना और अपनी संसाधनों में से, ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं और से फंड आ रहा है, आप अपने पैसे का इस्तेमाल करके जो आपने अर्न किया है उसी के जरिए आप पे बैक कर रहे हैं लोगों को, तो ये वाली डिटर्मिनेशन कहाँ से आई? देखिए मैं आपको एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा। जब मैं ये काम करने, मैं पहले भी इंडिया से बाहर, पहले उज्बेकिस्तान में 1700 बच्चों का थैलेसीमिया पेशेंट थे, उनका इलाज कराया, फ्री में कराया। वहां की गवर्नमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने युगांडा में पूरा का पूरा ऑर्फनेज गोद लिया, क्योंकि मैं वहां में बिजनेस है तो मैंने वहां ऑर्फनेज गोद लिया। यहाँ तक कि वहां एक 6 महीने की बच्ची थी, उसको मैंने अपनी बेटी की तरह से गोद लिया। तो ये सब मैं करता रहता था। जब मैं बिहार आया तो थोड़ा बिहार अलग है। जब मैं बिहार आया तो अप्रिशिएशन नहीं हुआ, यहाँ कैलकुलेशंस होती हैं। तो लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि शायद मेरा पॉलिटिकल मोटिव है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ।
दूसरा लोगों को लगा कि नहीं नहीं इनके पास कोई एनजीओ है और ये बहुत पैसा वैसा कमाते हैं तो ऐसा करते। देखिए ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि देखिए मेरा जो करियर था शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया ना, पेड़ा के लिए 5 रुपया या 10 रुपया बाहर से शुरू होता है। फिर मेरी नौकरी जब लगी, जब मैं बिजनेस के पहले नौकरी करता था तो 9,000 के आसपास मेरी सैलरी थी। तो मेरे लिए जीवन जीना बहुत सरल है कम पैसे में। मैं बहुत आराम से जी सकता हूँ। मेरे को बहुत प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो है आज तो मैं खुश हूं और कल नहीं रहेगा तो भी शायद मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व अलग है। और ये वजह है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही सिखाया। ये बहुत लोग ये हर बार कहते हैं किसी को कुछ देते हैं तो कि ये मेरा पैसा है, मैंने तुमको दिया है। कायदे से कुछ भी हमारा नहीं है इस दुनिया में। और इस फिलॉसफी में आप बिलीव करिए कि आप हर चीज परमात्मा का है और आप अपना हिस्सा जो कहते हैं ना, अपना हिस्सा नहीं दे रहा हूं मैं, वो उन्हीं का हिस्सा मैंने कमाया था, उनको वापस भिजवा दे रहा हूं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट होना चाहिए लाइफ में कि जब आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया वो बेसिकली आपने कंट्रीब्यूट करना ही था, इसलिए आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। इट वॉज लाइक मतलब भगवान की तरफ से ये आदेश था आपको। तो मैंने अगर 100 रुपए किसी को आज, जैसे उस बच्चे की साइकिल थी ना, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। हम लोग इसको बड़े आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। एंड ये डेस्टिन था कि उस बच्चे की जरूरत को एक समाचार पत्र या एक बिहार तक जैसे अब टीवी चैनल दिखाएगा और राकेश पांडे का दिल तुरंत आ जाएगा और वो तुरंत पैसे भेज देंगे। वो एक माध्यम था जिसकी वजह से हम सब जुड़े, बट अल्टीमेटली वो पैसा उन तक जाना था। उसको वो नई साइकिल मुझसे मिलनी थी। आई वॉज जस्ट अ मीडियम, इट वॉज गॉड ऑर्डर। तो हम लोग मीडियम है बेसिकली। इस तरह से आप मानेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी, और इस तरह सोचेंगे कि मेरा वाला 50,000 चला गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। जी, जो तमाम दर्शक हैं जो हमें अभी सुन रहे हैं, और राकेश पांडे जी ने जो भी जिस घटना का जिक्र किया, साइकिल देने वाली घटना का, उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी ताकि आपको संदर्भ समझ में आए। 2 बच्चे थे, साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन गरीब परिवार से थे, पैसे नहीं थे साइकिल खरीदने के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन के लिए साइकिल चाहिए होता है, स्पोर्ट्स साइकिल, वो काफी महंगी होती है। तो ये खबर जब बिहार तक ने दिखाई तो राकेश पांडे जी तक ये बात पहुंची और राकेश पांडे जी ने उन दोनों ही बच्चों को नई साइकिल जो है वो गिफ्ट दिया, उन्हें मदद पहुंचाई। तो राकेश जी, ये चीजें आप तक पहुंचती कैसे हैं? मतलब हम तो एक मीडियम है ही, लेकिन ऐसी ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो क्या आपने कोई टीम बनाई है जो इन बच्चों पर, ऐसी खबरों पर नजर रखते हो? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्चुअली में फाउंडेशन का ऑफिस बनाया चंपारण में, लेकिन ये खबरों पे नजर रखने के लिए नहीं बताया, उनको काम करने के लिए, क्योंकि मेरा था 3 क्षेत्रों में काम करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो मैं अंबानी तो नहीं हूँ, तो मैं छोटे छोटे रोजगार देता रहता हूँ लोगों को। तो वो नहीं है। होता क्या है कि 2-3 तरह का है। या तो कोई बच्चा मेरे को व्हाट्सअप कर देता है तो मैं उसकी पूरी लिंक खोलता हूँ, फिर देखता हूँ, कभी फ्लाइट में या कभी टाइम मिल जाता है। बहुत लोग मैसेज करते हैं, बाद में लोगों को पता चल रहा है, बहुत लोग मैसेज करते हैं, बहुत लोग मैं मदद नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ। जैसे एक आयांश का केस था पटना में, उसमें आई डोंट नो क्या केस था, उसमें 5 लाख रुपए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई टीम नहीं है, यह स्वांत सुखा है। जब जहां नजर पड़ जाती है और लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। हाँ, टीम उसको इम्प्लीमेंट करने में जरूर मदद करती है। जैसे मेरी इच्छा थी कि साइकिल उनको मिल जाए, अब मैं यहाँ हूँ तो मेरे जो टीम के लोग हैं वो मिलके उन्होंने साइकिल के साथ फोटो वोटो खिंचवाई, आप लोग तो सूचना दी, उनको बुलाया ऑफिस में। सो ये एक फायदा हो जाता है। बट ये मुझे लगता है स्वतः हो जाता है। जो मेरे हिस्से से दान जाना है या जो मेरे हिस्से से मदद पहुंचनी है वह स्वतः मेरे पास चली आती है और मैं कर देता हूँ। इसमें बहुत कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं। हाँ, जहां मुझे लगता है, जहां सूचना मिलती है, जैसे न्यूज का चैनल था आपका, तो उसका लिंक भेजा मुझे किसी बच्चे ने, मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि देखिए एक साइकिल नहीं है इनके पास, जबकि हम रेस्टोरेंट में एक रात में खाना खाते वक्त 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो इतने के लिए वो आदमी अगर उसको डिप्राइव है तो उसको पूरा करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम करेंगे इसको। आपने जो अपनी ये जगह बनाई है कि आप आज लोगों को मदद पहुंचा पा रहे हैं, ये जगह बनाने में, मतलब जैसे मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ, टू बी वेरी मतलब क्लियर, कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स थे? मतलब आपने अपनी नौकरी छोड़ा, फिर बिजनेस में आए, और मौजूदा वक्त में जो ब्रावो कंपनी है उसकी स्थापना कैसी हुई, उसके पीछे की क्या कहानी रही? देखिए, बेसिकली लाइफ का एक रूल है कि आप जितना अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे और जितना आपकी जो मोटिवेशन है उनको जागृत रखें, उतना आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज। और सक्सेस का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं।
ये कोई अलजेब्रा का मैथमेटिक्स नहीं है कि स्पेशल फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है कि आपको मेहनत करनी है, आपको फोकस होना है और आपको ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट किससे होना है? दुनिया से नहीं होना है, अपने आप से ऑनेस्ट होना है। आप अपने आप से ऑनेस्ट कितना है? क्योंकि देखिए एग्जाम में लोग जाते हैं, बाहर आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कैसा गया एग्जाम, कहेंगे मैंने तो 100 में 100 लिख दिया, नंबर्स उनको 60 आते हैं। इसका मतलब वो ऑनेस्ट नहीं, उनको पता है उन्होंने 60 लिखा है, बट वो दुनिया को 100 आउट ऑफ 100 बोलते हैं। तो ऑनेस्ट होना है अपने काम के प्रति। दूसरा जो विषय है कि अब मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया, जैसे मैंने भी कोई काम शुरू किया, बिजनेस में आया, तो छोटा और बड़ा काम नहीं होता। अगर आप अपने जूते का फीता भी सलीके से बांधते हैं तो आप अच्छे इंसान हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई रॉकेट साइंस लाइफ के लिए चाहिए। तो मेरी नौकरी थी, मुझे कहीं ना कहीं तो अच्छा, दूसरा मौका जिंदगी आपको देती है अगर आप ईमानदार हैं। तो मेरी नौकरी थी, नौकरी में एक मौका मिला। फिर मेरे एक दोस्त थे पुलिस में, मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं। तो वो कहते थे हमारे पास अल्फा, चार्ली और ब्रावो यूनिट है, तो आप देखो कौन सा रखते हो। तो मैंने कहा मैं ब्रावो रख लेता हूँ। ब्रावो रशिया में बहुत फेमस नेम है, लेकिन ब्रावो इंडिया में ऐसा कुछ नाम नहीं था। तो फिर कंपनी रखा। उस समय हमको फार्मा का नॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमको तो दवाई का नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता, हम कॉमर्स ग्रेजुएट आदमी। तो मैं एक बार यूक्रेन में था 2012 में, 11 में कंपनी बनाई, 12 में मैं गया था। तो गवर्नर थे यूक्रेन के, एक सिटी है किवोग्राद। उन्होंने कहा मिस्टर पांडे आप डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं? तो मैंने कहा मैं दोनों ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा आप फार्मा कंपनी कैसे चला रहे हो? मैंने कहा मिस्टर एलन मित्तल जो है स्टील प्लांट चला रहे हैं, वो मेटलर्जिकल इंजीनियर नहीं है। बेसिकली जो बिजनेस है वो एक आइडिया है जिसमें आप अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को एक्चुअली धरातल पे लेके आते हैं और बिजनेस हो जाता है। तो हो गया ऐसे ही हमारा भी बिजनेस, और यहाँ पहुंच गए हम लोग। अच्छा, तो मतलब अभी जिस कंपनी की जो स्थिति है और जब सालों पहले आपने इसकी शुरुआत की, तो इसके ग्रोथ में क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहा वो उसके बारे में बताइए, ताकि जो दर्शक हैं जो जिन्हें बिजनेस करने में दिलचस्पी हो वो इन चीजों को नोट कर सके, इन चीजों का। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले बात ये होती है कि आपको छोटा या बड़ा डिफरेंशिएट नहीं करना होता कि ये छोटा काम है नहीं करूंगा, ये बड़ा ऑर्डर है नहीं लूंगा। दूसरा कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी आदमी साइंटिस्ट पैदा नहीं होता, यहाँ आके सोचता है समझता है साइंटिस्ट। अब आइंस्टाइन जो है या बाकी लोग हैं, वो एक इनकी थॉट थी, उन्होंने एक सोच को एक जुनून में बदला और काम करने। तो आप कोई भी बिजनेस करें तो आपको उसको एक जुनून की तरह देखना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आपने ऑनेस्टली काम करना है। नंबर 3 बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप एक बार फेल हो जाए तो आप दूसरा बार लगे कि जिंदगी खत्म हो गई। आप तो अपने लाइफ में फेलियर्स को उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपनी सक्सेस को करते हैं, बिकॉज सक्सेस तो आपको मतलब एक मुकाम के बाद मिलती है, बट फेलियर ऐसा है कि आपको पूरे रास्ते में 10 बार मिलती है, और 10 बार फेलियर मतलब 10 बार लेसन, 10 बार आपको शिक्षा मिलती है कि क्या गलत है क्या सही है। सो बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि अगर आपका जुनून है, आपके अंदर कुछ काम करने का जज्बा है, आप चाहते हैं कि कुछ करें, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो, दिल से कीजिए। ये जो जैसे होता है ना, लोग जूते का फीता भी ढंग से नहीं बांध पाते, कभी कहते तो जूता है, बट वही जूते का फीता आपको गिरा सकता है। तो बेसिकली आप हर काम को सलीके से कीजिए और 100% आप अपना 100%। देखिए गीता में बहुत ही क्लियर कट है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आपका काम है सिर्फ कर्म करना, मीन्स ऑनेस्टली 100% अपना कर्म करना। अब फल की चिंता आप करेंगे तो आपका कर्म बाधित हो जाएगा। सो बेसिकली आप कर्म पे फोकस करें, आप अपने एक्ट क्या है आपका, आपकी जो एक्टिविटीज है उस पर फोकस करें। सही ढंग से करेंगे रिजल्ट आएगा, नहीं आया तो लेसन मिलेगा, रिजल्ट नहीं आया तो लेसन मिलेगा। सो बेसिकली यही है आपका। हमारे यहाँ क्या है प्रॉब्लम है, हर आदमी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है। ये किसी ने सब सोचते राकेश पांडे बहुत पैसे कमा दिया उसने, बट इसने किसी ने नहीं सोचा कि वो 20 साल से पिछले 10 साल से ठीक से सोया नहीं हो। तो ये आप समझ नहीं, या उसको रात को 2 बजे फ्लाइट पकड़नी है जब आप अपने बिछावन पे सो रहे होते, या सुबह 4 बजे उठ के उसको फ्लाइट पकड़नी है जब आराम से आप अपने बिछावन पे सो रहे होते। तो फर्क है इन सब चीजों में। तो बेसिकली यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन प्रोफेशन, और आपका एक गोल डिसाइड करना होगा लाइफ में कि क्या चाहिए। रही बात कंपनी की, तो देखिए आपको बताऊं कि मैं बिहार में फार्मा की पहली एक्चुअल कंपनी अगर कोई होगी तो ब्रावो फार्मा होगी। हम लोग एक प्लांट लगा रहे हैं, बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, और होपफुली गवर्नमेंट के कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है। होपफुली आपको नेक्स्ट ईयर कभी आपको मौका मिले तो आप कह सकते हैं आज तक बिहार में कोई फार्मा की कंपनी नहीं, देयर इज नो फार्मा कंपनी इन बिहार।
और बिहार इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टेट है बिहार दवाइयों का। हम सारी दवाइयां बद्दी से, यूपी से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से खरीदते। तो मेरा ये मन था कि बिहार में कुछ अच्छा हो, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता दूं, बिहार में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। नॉट इन टर्म्स ऑफ की एक मेंटेलिटी का यहाँ प्रॉब्लम है, बट मेरे को इस बात की खुशी होगी कि बिहार में पहला प्लांट अगर फार्मा का कोई लगेगा तो मेरा होगा। और जल्दी ही मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको चालू कर देंगे। तो कंपनी तो ग्रो कर रही है दुनिया से बाहर भी। हम लोगों ने टेस्टिंग किट पे काम किया। अभी हम लोग एक नई कॉन्सेप्ट है, टारगेटेड थेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट्स, जो हर पेशेंट की डीएनए अलग है, तो हर पेशेंट्स की मेडिसिन भी अलग होनी चाहिए। इस पे काम कर रहे हैं फिनिश गवर्नमेंट के साथ। लेकिन बिहार में पहला फार्मा का प्लांट ब्रावो का ही आपको मिलेगा। सो वी आर डूइंग वेल, सब ठीक चल रहा है। फार्मा प्लांट अगर जब भी स्टैब्लिश होता है, रोजगार की एक बयार तो बहेगी बिहार में। नहीं, मैं अभी भी रोजगार देता रहता हूँ। इनफैक्ट देखिए, आप जितने प्रवासी मजदूर वापस आए थे उनमें से करीब 25 लोग काम करते हैं। आप देखिए, हम लोग अपने चंपारण में सैनिटरी नैपकिन महिलाएं बनाती हैं और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं गांव में जाके। अभी वो पंचायत की चुनाव चल रही है तो हम लोगों ने रोक दिया है, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। नहीं तो वो लड़कियां खुद बनाती हैं और खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करती हैं गाँव, बिकॉज वुमेन हाइजीन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से होता रहता है। हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, बट मास एम्प्लॉयमेंट की जब बात आएगी तो गवर्नमेंट एक बड़ा सेक्टर है, उसमें बड़ा एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन एज ए प्राइवेट सेक्टर मुझे लगता है कि मैं 200-250 लोग तो काम करेंगे हमारे साथ, और वो बहुत दिन नहीं है। इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, ये मुझे लगता है जून जुलाई 2022 तक आपको ये अच्छी खबर दिखाने का मौका मिल जाएगा। चलिए, इंतजार है इस बात, मतलब ये अच्छी खबर आपने सुनाई है। और इसी के साथ राकेश जी, मेरा एक अगला सवाल ये होगा कि कभी ऐसा लगता है कि फुल फ्लेजेड मैं ये सोशल एक्टिविटीज में ही रहूं, सोशल सर्विस करूं, और इससे मिलता जुलता जो प्रोफेशन मुझे नजर आता है, प्रोफेशन नहीं कहेंगे, मैं कभी भी पॉलिटिक्स को कभी प्रोफेशन के नजरिए से नहीं देखती, ये मेरी व्यक्तिगत वो एक जिम्मेदारी है। और हमारे लोगों के प्रति, हमारे लोग हमें चुनकर वहां पहुंचाते हैं, और एक सर्विस है सोसाइटी के प्रति। तो क्या कभी आप पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोचते हैं? क्योंकि चीजें आसान हो जाती हैं ना एक तरीके से, अगर आप देखें तो हमें ज्यादा मौके मिलते हैं लोगों के प्रति अपनी सेवा, मतलब सेवा प्रकट करने की। हम चाहे अलग अलग चीजों से लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है इन फ्यूचर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक मेरा बहुत ही फेवरेट लाइन है कि चाणक्य ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन सत्य की सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को समाज सेवा करने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत पड़े। आप बगैर चुनाव के भी समाज में अच्छे सुधार कर सकते हैं। विवेकानंद जी तो कोई चुनाव नहीं लड़ा था, मोदी जी ने चुनाव लड़ा, नीतीश जी ने चुनाव लड़ा। विवेकानंद जी को आपने देखा कभी चुनाव लड़ते? किसी ने कोई बताया? तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे सोसाइटी में एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इश्यू है, और सभी बच्चों को लगता है कि एक शॉर्टकट रास्ता है जिसमें आप पॉलिटिक्स में जाएंगे और आप एकदम से नेता, मंत्री और पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक पॉलिटिशियन मुझसे ज्यादा खुश होगा। मैं एक पॉलिटिशियन से ज्यादा खुश हूँ। मेरा जब दिल करता है मैं अपनी पासपोर्ट लेता हूँ, मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाता हूँ। मैं अपने पैसे से अपनी मर्जी की गाड़ी खरीद के घूम सकता हूँ। जब मर्जी जहां जिसको दान करना है कर सकता हूँ। मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई बंधन नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बगैर चुनाव लड़े मैं काम करूंगा, और चुनाव से मेरा बहुत दूर तक वास्ता नहीं। ठीक है, इसी पर मेरे 2 सवाल। एक तो पहला ये कि सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि मतलब आपके जैसे लोग जो इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील हैं, और आपको कोई दायित्व भी नहीं है, आपको किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी है, आपका कहीं भी फर्ज नहीं बनता है कि आप लोगों तक मदद पहुंचाएं ही, लेकिन इसके बावजूद आप काम कर रहे हैं। तो हमें अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए, जो हमारे आसपास के नेता हैं जिनके बारे में हम अक्सर आलोचना करते रहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी निकल गया, किसी ने ऐसा कुछ क्राइम कर दिया, फिर भी सत्ता में बने हुए हैं, उस भीड़ में एक ऐसे शख्स को जाना चाहिए जो विद ऑनेस्ट मतलब चीजों को लेकर एक विल है, डिटर्मिनेशन है। तो एक नए तरीके का पॉलिटिशियन हमें नजर आए। जरूरी नहीं, आपको लगता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है आपको? और दूसरी बात कि क्या मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के जो लोग हैं वो कभी आपको इस मुकाम पर देखना चाहते हैं एज अ मतलब विधायक या सांसद अपने क्षेत्र का? कभी ऐसा? मैं आपको इसमें मैं अपनी बात रखता हूँ। जनरली इंसान के साथ क्या होता है ना, एक भीड़ है, आम लोगों की भीड़ होती है। वो आम लोगों की भीड़ एक खास व्यक्ति को चुनती है और उसको खास बना देती है, और वो पॉलिटिशियन बन जाता है।
और फिर वो आम लोगों से उतना ही दूर हो जाता है जितना हम और आप अभी दूर बैठे हो। ठीक है। अब सिस्टम क्या है कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम का दो कारण है। पहला जो कारण है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से झंडा ढोने वाले बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। आप लंदन के प्राइम मिनिस्टर को, मतलब यूके में प्राइम मिनिस्टर को जब ट्रैवल करते हुए देखेंगे तो कोई मोटरसाइकिल पे झंडा लेके नहीं चलता। उनके पीछे ट्रेन में 10-15 लड़के नहीं घूमते। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग वहां हैं उनको सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है और शाम को 5 बजे घर आना है। लेकिन यहाँ क्या है, पूरे दिन खाली बैठे हुए हैं जो युवा वर्ग है, और जब चुनाव का समय आएगा तो उनको एक एक झंडा पकड़ा दिया जाएगा, उनकी मोटरसाइकिल में 100 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया जाएगा और वो आपको नेता बना देंगे। तो नेता की जो परिभाषा है वो बदल गई। नेता का नेतृत्व होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, भीड़ ही नेतृत्व करती है। अगर ये सारे बच्चे नौकरी करने लगे, अगर ये सारे बच्चे रोजगार में चले जाएं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि सड़क पर नेताजी लोग अकेले घूमते हुए नजर आए, फिर वो सिर्फ काम करेंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि हमको सिस्टम में आके काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ के जो भी नेता हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग लोग हैं, उन लोगों ने पिछले कई सालों में क्या किया क्या नहीं किया, इसका अवलोकन या मूल्यांकन करने से अच्छा है कि मैं उनको बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए। और उसका बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके सामने इस तरह के छोटे छोटे उदाहरण रखते रहे। सो होपफुली, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी मनुष्य है, तो उनकी आंखों में थोड़ी शर्म होगी, तो वो ऐसा करेंगे। दूसरा कि फोकस ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाएं और शिक्षित हो जाएं। जितने जैसे क्योंकि भारत में पॉलिटिकल का जो आप सिनारियो देख रही है ना, वो इसलिए है कि हाँ, लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अनएजुकेटेड हैं, उनको शिक्षा नहीं है प्रॉपर और उनके पास नौकरी नहीं है। जिस दिन ये दोनों चीजें भारत में हो गई, उस दिन नेता बिल्कुल आपको वैसे ही वेंडर की तरह सड़क पर घूमते हुए मिलेंगे चुपचाप, और वो अच्छा पॉलिटिक्स भी करेंगे। देखिए अभी चुनाव हो रहे हैं, कितने पुराने मुखिया के लोग हार जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था। तो चीजें बदलेंगी धीरे धीरे, और हम लोग उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपको विधायक बनना पड़े, और मैं एक विधायक सांसद से ज्यादा काम करता हूँ। मेरे पास उनकी तरह 30% काट के कमीशन खाने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है ना। तो मेरा जो 100% है वो 100% जाता है। मैं भी पॉलिटिशियन बन जाऊं तो शायद 30% कमीशन खाने लगूंगा, फिर काम कम हो जाएगा। सो इट इज बेटर, ये अच्छा है कि मैं नॉन पॉलिटिकल होकर अपना काम करूं। हाँ, लेकिन आईना दिखाने का काम हमारा समाज में बनता है। समाज के एक वर्ग को अगर हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दायित्व बनता है कि हम पॉलिटिशियंस को, अपने नेता को, अपने नेतृत्व को ये बात बार बार बताएं कि आपकी ये मिथ्या की जो कहानी है बहुत नहीं चलेगी, आपको काम करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ मेरे को लगता है करना चाहिए। एज एन अवेयर इंडिविजुअल और सिटीजन ऑफ इंडिया, आप बिहार से हैं, बिहार की सरकार है, बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आपने पिछला चुनाव देखा होगा। मौजूदा सरकार को देखते हुए, उनके कामों को देखते हुए आपकी कोई पर्सनल फीडबैक, आप कैसे सरकार के कामों को देखते हैं, और जो वादा किया गया रोजगार का वो पूरा होता नजर आता है? देखिए ये सवाल से मुझे थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि मेरा जवाब बहुत लोगों को तकलीफ दे देगा। अरे नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए मैंने देखा है ना, ये पहली बार नहीं है। कुछ चीजें जो वर्तमान सरकार है उनकी अच्छी लगी मेरे, जैसे अभी जो इंडस्ट्री पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं एथेनॉल पे, वो बहुत अच्छा लगा। जो लॉ एंड ऑर्डर का था सिचुएशन बिहार में, वो बदल गया, वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी भी इस सरकार को बहुत काम करना है। जातीय जनगणना पे जितना मेहनत करते हैं लोग, उतना मेहनत अगर एजुकेशन पे कर लिए होते, करप्शन फ्री एजुकेशन पे कर लिए होते, या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे कर लिए होते। क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा सेगमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज रातों रात खुल जाएंगी, एक प्रोसेस है, कई साल लगेंगे। तो ये सब चीजों पे सरकार को और काम करना चाहिए। और देखिए मैंने क्या कहा, मैं सरकार पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सरकार को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं सरकार को इसलिए फॉलो करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी चुनी हुई सरकार, बिहार के लोगों ने ही चुना है, लेकिन चुनने वालों को जागरूक होना पड़ेगा, उस पर काम करना चाहता हूँ। राकेश जी, अपने कुछ निजी जीवन के बारे में बताइए। परिवार में कौन कौन है, माता पिता क्या करते हैं? मेरे घर में मेरे बाबूजी हैं, माँ है, मेरी छोटी बहन है, मुझसे छोटी है वो, और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी एक वाइफ है, ऑफ कोर्स एक वाइफ होंगी। और मेरे आपको एक किस्सा सुनाओ कि जब मैं नया नया बिहार वापस काम करने आया, तो बिहार एक कमाल की जगह है जहाँ गॉसिप बहुत होती है। तो मैं इनफैक्ट आपने निजी पूछा तो मैं आपको बताऊं, तो बहुत लोगों ने कहा कि
ये जो राकेश पांडे हैं, इनके पास इसलिए पैसा है कि इनकी शादी अरब में किसी विडो से हो गई है। अच्छा। और फिर किसी ने कहा कि वो किसी इंग्लैंड में शादी हो गई है। तो मैंने सब लोगों को समझाया, देखो भाई, गॉसिप करने के लिए आप जो बोल लो, मेरी शादी, मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। मेरी वाइफ जो मिरांडा हाउस में थी, शी इज बाय कास्ट राजपूत है, और मेरी शादी 17 साल पहले और 18 साल पहले हो चुकी है। तो कम से कम मेरी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए आप लोग के गॉसिप के बारे में, नहीं तो वो मुझ पर शक करेगी। तो प्रॉब्लम ये है कि बिहार है, बहुत गॉसिप्स होता है। बड़ा सरल जीवन है हम लोगों का। मदर फादर हैं, छोटी बहन है, उनकी फैमिली है, उनके फैमिली में 3 बच्चे हैं, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मेरे बच्चे सब बाहर हैं, इंडिया से पढ़ते हैं। अभी छठ पूजा में हम लोग इंडिया आए हुए थे, वाइफ भी आई हुई थी, मेरी वाइफ छठ करती है। सो हम लोग एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास वाले हैं, अभी भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बदला है। शायद नेक्स्ट जनरेशन में चीजें थोड़ी बदल जाए। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आखिरी सवाल, आज जब आप आगे से खुद से बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, परिवार का कितना सहयोग रहता है? नहीं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे फैमिली के लिए। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम इतना पैसा क्यों लोगों को बांट रहे हो। ना मेरी वाइफ ने कहा, ना मेरे फादर ने कहा, ना मेरी मदर ने कहा। तो ये एक मेरे को एडवांटेज है, आप ये समझ लीजिए। और इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने कभी भी मैं सोशल जो कॉज के लिए काम था या जो उसके लिए फंड्स थे मैंने खर्च किए, उस पर कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। तो राकेश जी, आपसे बातचीत करके वाकई काफी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि जो तमाम लोग हमें देख रहे होंगे उन तक आपका ये मैसेज और आप जो काम कर रहे हैं समाज के लिए वो पहुंच गया होगा। और शुक्रिया अदा उन तमाम लोगों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि जो कोविड के दौरान आपने लोगों तक मदद पहुंचाई। वो कैसा दौर था हम सब ने देखा और कितने बेबस थे हम सब। और उस दौरान जिन्होंने भी मदद की वो अभी भी आपको दुआएं दे रहे होंगे जिन तक आपने मदद पहुंचाई। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप यूं ही लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। आप जैसे लोग काफी कम है दुनिया में और आप जैसे लोगों से दुनिया खूबसूरत है। नहीं, थैंक यू सो मच। दुनिया हम सबसे मिलके सब खूबसूरत है। और थैंक्स उन लोगों का जिन्होंने मतलब हम लोगों को आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने एक सकारात्मक और समाज के सरोकार के लिए एक न्यूज चलाई। आगे भी ऐसा चलाते रहिए और आप लोग भी पसंद रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा लाइन है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आपके टीवी चैनल माध्यम से भी बोलना चाहूंगा। मैं हमेशा अपने किसी भी लाइन कोट करता हूँ तो उसमें लिखता हूँ, जय हिंद जय चंपारण। मतलब मैं हिंदुस्तान का हूँ और मैं हिंदुस्तान का जय चाहता हूँ, और मैं चंपारण का हूँ तो मैं चंपारण का जय चाहता हूँ। बिल्कुल, चंपारण की धरती ऐसी है, इसकी तो जय जयकार हमेशा होती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, नमस्कार जी, नमस्कार।